गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, सच सच बताना बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? और देखो यार, एग्जाम एक ना एक दिन तो होना है ना, तो उससे डरने का कोई पॉइंट नहीं बनता है ना। मैं हमसे हमेशा कहता हूँ आपसे कि फिजिक्स में आपको पकड़ बनानी है तो आपको सिंपल सा है कि कोई भी एक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, 5 से लेके 15 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिन पर बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। हर एक फॉर्मूले के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू लगा लीजिए, और वो एमसीक्यू कौन से होना चाहिए? जो प्रीवियस ईयर में आए उसी पैटर्न के एमसीक्यू होना चाहिए। आपका डर बाहर निकल जाएगा। आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपसे कि जो है वर्क एनर्जी पावर से बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा सर, ऐसा आएगा वैसा आएगा, रोटेशनल मोशन से ऐसा आएगा। नहीं भैया, एक आध क्वेश्चन वैसा आता है, आप उठा के देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मीडियोकर लेवल के होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है ना कि आपके पास एक ही मिनट है एक क्वेश्चन के लिए आपको, और यदि आपके पास से 180 मिनट, 180 क्वेश्चन 20 मिनट में मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ जो फॉर्मेलिटीज में लगता है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे रखा है उन्होंने, तो उसको पता है कि आपका जो क्वेश्चन फिजिक्स का वो आपको देगा वो 1 मिनट के अंदर आपको बनना चाहिए, अदरवाइज पेपर गलत सेट है, वो किसी को नहीं बनेगा। समझो बात को, यानी कोई चीज का एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि एक एवरेज बच्चा, एक मीडियोकर बच्चा जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, वैसा सोच के बनाया उन्होंने। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि मैं अपने टीचर्स को भी बोलता हूँ, मैं अपने फिजिक्स के अंदर अमर सर को, जावेद सर को भी बात बोलता हूँ, यदि आप कोई फिजिक्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपको उस क्वेश्चन को करवाने में 10 मिनट लग रहा है, बच्चे को 5 मिनट लग रहा है, तो वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है नीट के लिए। ठीक है, मैं हम लोगों की इंटरनल क्वालिटी मॉनिटरिंग की मीटिंग्स होती रहती है। अब देखो बेटा, ऐसा है कि बायोमेंटर्स में बहुत टाइट क्वालिटी कंट्रोल है, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से रखा जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक क्विक नोट्स में एग्जाम्पल इधर का उधर चला गया, उधर वाला एग्जाम्पल इधर आ गया, हम लोगों ने उसको इमीडिएटली फिक्स किया और उसको हमने रीअपलोड किया। हमने उसको, कभी कभी होता है ऐसा, टाइपिंग एरर आती है कि उसने इधर इंटर मारा तो ये एग्जाम्पल स्विच कर गए। ठीक है, एक नीचे चला गया तो उधर वाला इधर आ गया सेटिंग के चलते। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन हमको जैसे ही हमारे बच्चे इतने मेहनती हैं और इतने मतलब तेज है कि वो झट से मिस्टेक को पकड़ लेते हैं, और उन्होंने बताया और हम लोगों ने इमीडिएटली ठीक किया हमने। हाँ, टेक्निकल टीम की तरफ से एक बड़ा इशू सामने आया है और जिसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ और एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, कि वेबसाइट पर जो ऑनलाइन टेस्ट था उसमें कुछ इश्यूज हुए हैं। कि क्या हुआ था कि जो नया टेस्टिंग पैटर्न है ना, इसमें पिछली बार कुछ बच्चों के रिजल्ट जो है वो गड़बड़ आए थे इसमें। ठीक है, तो उसको फिक्स किया गया, टेस्टिंग किया गया, लेकिन जब लाइव सिस्टम में लाखों बच्चे, हजारों बच्चों में वो पेपर पहुंचता है ना, तो कई बार सिस्टम जो है वो अलग प्रकार से व्यवहार करता है। पता नहीं, अब मैं तो ज़्यादा टेक्निकल समझता नहीं हूँ, मेरी टेक टीम पूरी देखेगी इसको। तो और इस बार टेस्ट भी संडे को था, तो टेक टीम अवेलेबल जो है वो कुछ घंटों के लिए, सपोर्ट टीम तो अवेलेबल थी पर टेक टीम अवेलेबल नहीं थी। तो पॉइंट ये हुआ कि ये गलती तो हुआ है कि मतलब ऑनलाइन टेस्ट के अंदर वेबसाइट से जिन बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया उनको ऑप्शन ए का बी दिखाई पड़ा, बी का सी दिखाई पड़ा, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग टिक किया, नंबर कुछ और आया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी ये बात कहूँगा कि भाई आप भले से एक इस वीक के दौरान आप एक डमी टेस्ट क्रिएट करके इसको चेक कर ले। भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि आप बच्चा जो है वो टेस्ट दे रहा है और उसमें आपका नंबर जो है वो हिल रहा है। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन का जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बेटा है ना, टेक्निकल एनवायरनमेंट में कई बार ना चीज़ें आप टेस्टिंग कर चुके होते हैं, टीम है हमारी पूरी इन हाउस टीम है जो पूरा काम देख रही होती है, लेकिन पता नहीं कहीं से कोई बग छूट गया है, कोई मिस्टेक छूट गया है, तो ऐसा हो जाता है उसमें। ठीक है, और मुझे मन में बहुत खराब लगता है यदि ऐसा कुछ होता है ना, तो आई रियली फील वेरी बैड अबाउट दिस कि भाई बच्चों को ये अनुभव से क्यों गुजरना पड़ा। और हालांकि बायोमेंटल बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब भी कोई अपडेट आता है, बड़ा मेजर अपडेट आता है ना, उसके बाद वो एक आध बार ऐसा सिस्टम हिलने का होता है। और ये मेजर अपडेट क्या था? ये था जो नया टेस्टिंग पैटर्न ना, 200 क्वेश्चन में से 180 सेलेक्ट करो, उसका स्कोर उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, है ना, क्वेश्चन का पूरा सेग्रीगेशन, तब कि आप सेक्शन बी में से आप 15 में से 10 ही के सॉल्व करें, तो उसके लिए बहुत ही अलग तरह का एल्गोरिदम काम करता है, और उसको बहुत मेहनत से डेवलप किया हम लोगों ने। पूरे एल्गोरिदम को बनाने में हमको 1 साल का वक्त लगा, 1 साल का वक्त लगा।
मल्टीपल टाइम टेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी कुछ अब होता है कई बार, कुछ जो है ना आप कोशिश करते हैं तो कई बार गलतियाँ भी होती है उसमें, है ना। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग बहुत टाइट क्वालिटी कंट्रोल पे काम करते हैं, और मैं हर एक बच्चे के फीडबैक को सुनता हूँ। कई बच्चों में एक बड़ी गलत फहमी फैली हुई है कि बायोमेंटर्स में हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोमेंटर्स में जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश और हिंदी मिलाकर बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं हमारे टीचर, इंग्लिश भी हमारे टीचर बोलते हैं। हाँ, लेकिन प्योर हिंदी बोलो आप कि सूत्रकणिका, है ना, या मैं बोलूँ गालजी काय, या मैं बोलूँ आपसे जो है वो क्या बोलूँ मैं इसको, पुटिका, वेसाइकल का हिंदी पुटिका, कर्कट रोग, कैंसर रोग, है ना, या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। तो भाई मैं इतनी शुद्ध हिंदी यूज़ नहीं करता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। और साफ साफ कह दूँ आपसे, एनटीए भी लिखता है साफ साफ कि यदि कोई भी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन जुड़ा हुआ इशू हुआ तो सिर्फ इंग्लिश वर्जन को वैलिड माना जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते कि हिंदी वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम हिंदी और इंग्लिश बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और आप कभी कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे जाइए, 1-2 वीडियो देखिए, फ्री में अवेलेबल है, वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कैसे पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि गलतफहमी से बाहर निकलिए कि हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलता प्योर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, हिंदी वाला बोलता प्योर हिंदी नहीं पढ़ाते। भैया ऐसा है कि देश में हम भले इंग्लिश मीडियम के बोलते हिंदी है, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, हम लोगों से इंटरेक्ट हिंदी में करते हैं, तो हिंदी हमारी इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है। और इंग्लिश में हम कंटेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इंग्लिश के कंटेंट में मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी कम रहती है और ट्रांसलेशन वाली एरर नहीं होती है। और इंग्लिश के कंटेंट में से फ़ायदा ये होता है कि आप साल भर पढ़ते पढ़ते आप एनटीए का पेपर आप इंग्लिश मीडियम में आप देखने लगते हैं उसका, ठीक है, ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये मैं जरूर बोलूँगा आपसे कि हमारे जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो उनको भी हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, लेकिन जो बुकलेट मिलती है वो इंग्लिश में ही मिलती है, वो हिंदी में नहीं मिल सकती है बुकलेट, ठीक है। और जो एनसीईआरटी क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं वो भी इंग्लिश वाली एनसीईआरटी होती है, क्योंकि हिंदी वाली में कई ट्रांसलेशन की मिस्टेक्स हैं ऑलरेडी कई मिस्टेक्स हैं। हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड को लेटर भी लिखा हुआ है इस बारे में, ठीक है। तो हमारे कुछ लिमिटेशंस जो आपको मैंने बता दिया है। और अब एक बड़ी मज़ेदार बात, चलो एक आज हर बार आके बायोमेंटर्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि दिल बसता है, जान बसती है उसके अंदर, ठीक है। और आप सबसे ही बायोमेंटर्स है। अच्छा, वो देखा आपने वो अभी मैंने डायबिटीज़ के लिए एक सीरीज शुरू किया, एक अलग चैनल पे हमने ABC फॉर डायबिटीज़ पे एक सीरीज शुरू किया हमने, जिसमें हम पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। वो 12 वीक का सीरीज है, 12 वीक, हर वीक एक लेक्चर संडे को जाएगा, उसमें 12 लेक्चर टोटल रहेंगे उसके अंदर, जिससे पेशेंट को जानकारी मिले कि डायबिटीज़ है क्या, क्या आपसे डॉक्टर से पूछना है, कैसे उसको अपना ध्यान रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद कोर्स पूरा होने के बाद फिर एक्सपर्ट्स के अलग अलग वीडियोस उसमें शेयर किए जाएंगे। अच्छे बॉम्बे के अच्छे डाइटिशियन को से भी रिकॉर्ड कराया जाएगा उसमें, तो वो अलग प्रोग्राम है उसका, इससे कोई संबंध नहीं है ना। कभी कभी क्या, तो काम करते करते मोनोटोनी होने लगती है, तो कुछ नया करने का मन करता था। नया क्या करें, अपनी फील्ड का नया करते हैं, है ना। बायोमेंटर्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट पर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, टीम स्टेबल टीम, फोकस ऑन नीट, ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और कई बच्चों ने पूछा, सर सुनने में आ रहा है कि फला आदमी की करोड़ों रुपए सैलरी है, किसी की 8 करोड़ 9 करोड़ सैलरी है, कि कोई किसी को इतने करोड़ उतने करोड़ का ऑफर हो रहा है। आपकी सैलरी कितनी है? बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँ, मैं बायोमेंटर्स से जो मुझे सैलरी मिलती है वो बहुत ही कम है, और मैं उसको उतनी ही सैलरी मेरे लिए वो सफिशिएंट है। उसके ऊपर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास में, ईश्वर की दया से। तो मैं बायोमेंटर से सैलरी देता हूँ, वो मुझे मिलती 2 लाख रुपए महीना मिलती, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और उस सैलरी से का जो है, और बाकी पैसे का सर क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए री इन्वेस्ट होता है, पैसा बचता है। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, कमांड सेंटर में, गुरुकुल में जितनी एक्टिविटी चल रही है बायोमेट्रिक की, उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है। काम स्लो इसलिए हो गया कि थोड़ा सा जो है वो बिजनेस पे लास्ट ईयर सफ़र किया, इसलिए काम थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, होता है। अब बिजनेस क्यों बोल रहा हूँ उसको, मेरे को एक्चुअली हो ना कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं, सामने से पैसा आ रहा है, तो वो बिजनेस के समान ही हो गया वो चीज़, ठीक है। हमको भी बहुत ऑफर मिलते हैं, हमको भी बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपको मर्जर कर लेते हैं, आपको अंदर ले लेते हैं, आप हमारा ब्रांड बन जाओ, पर हम लोग उसको रिफ्यूज़ करते चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद से शुरू जब किया था तब ये सोचा नहीं था। यदि इंसान समय समय पर अपनी भावनाओं को बेचता रहे ना, तो वो
दुकानदार बन जाता है वो। दुकानदार होना बुरा नहीं है, लेकिन ईमानदार होना जो है वो जरूरी है उसमें भी। ठीक है, खैर हम लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं और कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उनको आसपास कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको कि एक बार क्या होता है, एक अल्सेशियन ब्रांड समझते हैं, जर्मन शेपर्ड, अल्सेशियन जर्मन शेपर्ड कुत्ता होता है ना, जो ब्रांड नहीं बोलते यार, ब्रीड बोलते हैं, ठीक है। तो अल्सेशियन जो ब्रीड या जर्मन शेपर्ड ब्रीड के 2 बच्चे होते हैं, एक ही माँ ने उनको जन्मा होता है। दोनों डॉग बच्चे जो है एक ही माँ ने उनको जन्मा होता है। एक बच्चे को जो है पुलिस ले जाती है कि भाई ये जर्मन शेपर्ड है, सूंघने की क्षमता इसकी अधिक होती है, तो उसको पुलिस की ट्रेनिंग देंगे। दूसरे बच्चे को एक फैमिली जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। पता होता है ना, डॉग को कई लोग घर में पालना पसंद करते हैं। और वो दोनों बच्चे एक ही माँ के थे, एक ही साथ उनका जन्म हुआ था। एक पुलिस में पहुंच जाता है और एक पहुंच जाता है किसी व्यापारी के घर में, बिजनेसमैन के घर में, ठीक है। उसके छोटे बच्चों को चाहिए था तो वो खरीद ले लेते हैं वो डॉग। पुलिस वाला जो डॉग पहुंचता है उसको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है सूंघने की, चोर को पता के पीछा करने की, कोई चीज़ सूंघा दो वो ढूंढ लेगा जाके। वो पता ना, पुलिस के जो स्नीफर डॉग होते हैं बारूद को सूंघ कर बता देंगे। उसको बाकायदा जो है उसको रैंक मिलती है कि भाई ये कैप्टन है, ऐसी रैंक मिलती है पुलिस के अंदर, रैंक मिलती है उसको। और उसको जो है वो सूंघने की पूरी ट्रेनिंग होती है। वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, उसका अपना जो है वो ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता है। और उसको सिर्फ, और उसके जो खाना देने वाले लोग हैं ना वो हर 2-4 दिन में बदलते रहते हैं, कभी इसकी ड्यूटी कभी उसकी ड्यूटी है ना उसको। तो वो जो डॉग होता है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है, पूरी जिंदगी वो काम करता है कि सुबह उसको आए, खाना खिलाया, ले गए उसको, कोई क्राइम सीन है वहाँ ले गए, वहाँ उसने अपराध ढूंढा, ऐसे करके वो काम करता है पूरी जिंदगी। 10 साल गुजर जाते हैं पूरा काम कर रहा होता है। इधर इसका क्या होता है, दूसरा वाला डॉग जो होता है उसको घर के बच्चों के साथ में वो घुल मिल जाता है, प्रेम से रह रहा होता है। जो बच्चे खाते हैं वही उसको दे देते हैं, है ना। जब बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल से आने में तो ये डॉग उनका इंतजार करता है, आते हैं तो प्यार से उनसे लिपटता है, मालिक का ध्यान रखता है, सुरक्षा करता है। बच्चों के आसपास कोई जैसे बाहर बगीचे में खेल रहे हैं, कोई बच्चों के आसपास ना आए, उनकी सुरक्षा करता है। तो ये डॉग अपना काम कर रहा है, खा पी रहा है, परिवार के लोगों के साथ में सोफे पे बैठा हुआ है, परिवार बाजू में सोफे पे आके बैठ गए, ऐसे होते हैं। या बॉम्बे में देखोगे छोटे छोटे डॉग होते हैं, उनको लोग ऐसे ऐसे साथ लेके चलते हैं, है ना, बच्चों समान व्यवहार करते हैं। तो वैसा परिवार में खूब घुला मिला होता है। 10 साल इसको भी गुजर जाते हैं, ये भी बड़ा हो जाता है, डॉग को साथ प्रेम से रह रहे होते हैं। 10 साल के बाद क्या होता है, जो पुलिस वाला डॉग है उसको रिटायर कर देते हैं। डॉग की भी अपनी एक जो थी, इसके बाद सूंघने की क्षमता इसकी कम होगी तो ये काम नहीं कर पाएगा, और उसको रिटायर कर देते हैं। उस डॉग को रिटायर करने के बाद जो है उसको बोलते हैं कि अब ये दूसरा कोई डॉग ट्रेन कर लेते। तब तक वो लोग रिटायर करने के बाद उसको डॉग को बोलते हैं इसको बेचना है। अब ये उसको बेचने की बोली लगती है तो उस डॉग को जो है वो जो है 1000-2000 रुपए में कोई उसको ले जाता है। और वो भी कौन लेके जाता है, कोई पहले कोई पुलिस में रहे होंगे, IPS टाइप के व्यक्ति, उन्होंने कभी अपने घर के बाहर सुरक्षा में इस डॉग को लगा लेंगे, क्योंकि ये पुलिस के काम का तो रहा नहीं डॉग ये। तो 1000-2000 रुपए में उनको मिल जाता है वो डॉग। दूसरा वाला डॉग जो होता है वो घर में रह रहा होता है आराम से, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे वो गुम जाता है कहीं पे, मिसप्लेस जाता है कहीं पे, तो वो लापता। अब घर के परिवार के सभी बच्चे बहुत दुखी, क्योंकि वो डॉग उनसे घुला मिला था, 10 साल हो गए थे उसको। मालिक बहुत दुखी, मालकिन बहुत दुखी घर में। तो वो अखबार में विज्ञापन निकालते हैं, हमारा डॉग, इसका नाम टॉमी है, ये इस तारीख से इसी जगह से लापता है, ऐसे रंग का है, ऐसा दिखता है, और सूचना देने वाले को या लेकर आने वाले को हम 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब बड़े अमीर लोग होते हैं, इनके घर में कुत्ता भी होता है, कुत्ते का भी अपना वो होता है, 2 लाख का इनाम देंगे, ठीक है। अब इस पूरी कहानी से क्या मालूम चला हमें कि एक डॉग जिसने पूरी जिंदगी काम किया, बहुत मेहनत किया जिसने, उसको कीमत लगी उसकी 1000 रुपया। दूसरा डॉग जो घर में रहा, प्रेम से रहा, उसने मालिक के बच्चों की सुरक्षा की, उसकी कीमत लगी 2 लाख रुपया। ये कीमत का अंतर कैसे, दोनों एक ही माँ के बच्चे, दोनों एक साथ पले बड़े, मतलब एक साथ जो जिनका जन्म हुआ, वो अलग अलग कीमत कैसे? रिलेशनशिप की वैल्यू। पहले वाले डॉग ने बहुत अच्छा काम किया, आप बिल्कुल अप्रिशिएट करोगे, पुलिस का काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसके कोई भी ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं थे उसके सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप थे कि काम किया पुलिस के लिए, काम खत्म, आदमी खत्म, मतलब डॉग खत्म, हो गई बात खत्म। इधर इसके संबंध किससे थे? बच्चों से थे, प्रेम मालिक से थे, तो इंसानी जज्बात जुड़े हुए थे इससे, तो कीमत इसकी हुई।
तो लाइफ पे एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ काम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना एक लेवल तक तो ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप का वैल्यू है। कई बार आपको लगता है कि यार हम क्यों लोगों से बात करें, हमको ईगो लेके चलते हैं बहुत सारा, वो मत रखिए। इतना बड़ा सारा ईगो मत रखिए कि आप किसी से इंटरेक्ट ना कर पाएं। इतना भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत रखिए कि आप इंटरेक्ट ना कर पाए। इतना भी अपने आप को रिजर्व मत रखिए कि आप इंटरेक्ट ना कर पाए। अपने आप को जैसा आप फील करते हैं वैसा बताना सीखिए। इंट्रोवर्ट मत बनिए, ना बहुत एक्सट्रोवर्ट बनिए, बैलेंस रखिए। लोगों से संबंध बनाना आसान है, निभाना कठिन है। ऐसे व्यक्ति बनिए कि आप पे डिपेंडेबल हो सके। आपने दी कोई शब्द बात कह दिया है तो उस शब्दों को हम उनका वैल्यू समझें। हम ऐसे व्यक्ति बनिए। आपको एक बात रखनी समझनी होगी बेटा कि ह्यूमन रिलेशनशिप का बहुत वैल्यू है। मनुष्य की कीमत उसके अपने कारण नहीं होती है, मनुष्य की कीमत होती है उसके संबंधों के कारण होती है। भाई यदि मैं बोलूं कि मैं वैल्यूएबल हूं, मैं बोलूं तो कोई पूछेगा भाई आप में ऐसा क्या खास बात है, क्यों वैल्यूएबल है? मेरा परिवार मुझे चाहता है, मेरे बच्चे कमांडोज मुझे चाहते हैं, मेरे पेशेंट मुझे चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं का एक कॉम्बिनेशन आप है और वही आपकी कीमत है। और किसी भी सूरत में ये भावनाएं नॉट फॉर सेल होना चाहिए। यू कैन नॉट सेल योर फीलिंग कि माँ अपने बच्चे का प्रेम को बोले कोई दाम लगा दे, उसको बेच दे या उसको डिस्प्ले कर दे। अनकंडीशनल लव होना चाहिए बगैर किसी शर्त के, तो उसकी वैल्यू है। ठीक है बेटा, चलो बेटा। तो मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातें होती है लाइफ में, बहुत कुछ सिखाती है हमको बेटा। और देखो सबसे एक आदमी दूसरे से पूछता है, एक बार पूछता है कि बताओ भैया ऐसा कोई करियर बताओ जिसमें बहुत स्कोप हो और कंपटीशन बिल्कुल कम हो। ऐसी कोई चीज़ बताओ जिसमें बहुत स्कोप और कंपटीशन कम हो। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है एक अच्छा इंसान बन जाओ। अच्छा इंसान बनने में कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपकी हमेशा कीमत रहेगी, आप कहाँ पहुँचेंगे आपको भी नहीं मालूम है। लोग आपकी भावनाओं को समझकर आपको सराखों पर बिठा लेंगे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।